हमारे ब्रह्मांड का जन्म अरबों वर्ष पहले हुआ था और उस समय से इसने मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज को जन्म दिया है, जैसे कि हमारा सौरमंडल। और कौन जानता है इससे भी अलग हो। हमारा ब्रह्मांड 13.8 बिलियन वर्षों से विकसित हो रहा है, लेकिन वास्तव में हम यहाँ कैसे पहुँचे? वेल, बी रेडी, क्योंकि आज हम ब्रह्मांड के इतिहास का पता लगाने के लिए समय में पीछे जा रहे हैं। शुरुआत में तो कुछ भी नहीं था, नथिंग। तभी अचानक बिग बैंग हुआ और हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यह ब्रह्मांडीय घटना कैसे शुरू हुई, ये काफ़ी हद तक एक रहस्य है, लेकिन एक बार जब ये शुरू हुआ तो कभी बंद नहीं हुआ। मिली सेकेंड्स के भीतर क्वार्क और फोटोन जैसे एलिमेंट्स बन गए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये एलिमेंट्स आज की दुनिया को बनाने वाले कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। कुछ मिनट बाद और अधिक एलिमेंट्स पैदा हुए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर हीलियम और ड्यूटेरियम जैसे एलिमेंट्स बनाते हैं और अगले 400 मिलियन वर्षों तक ब्रह्मांड का ऐसे ही तेजी से विस्तार होता रहा है। सैकड़ों लाखों वर्षों से तीव्र विस्तार के बाद चीज़ें थोड़ी धीमी हुई और इसी के साथ हमारे ब्रह्मांड की पहले संरचनाओं का निर्माण शुरू हो गया। इन संरचनाओं को उन इंग्रेडिएंट्स की तरह समझें जो हमारे स्टार, गैलेक्सीज और यहाँ तक कि पृथ्वी जैसे ग्रहों को बनाती हैं। इसके बाद हम हीलियम और हाइड्रोजन से बने गैस के बादलों के निर्माण को देखते हैं। ये एक दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सबसे पहले बने थे। ये गैस के बादल ग्रेविटी की वजह से लाखों वर्षों तक एक साथ टिके रहे थे और इसी तरह से धीरे धीरे डेंस होते गए। आइए इसे जल्दी से समझते हैं। जैसे जैसे गैस के बादल नज़दीक आ रहे हैं और डेंस हो रहे हैं, वैसे ही और भी गर्म होते जा रहे हैं। एक बार जब इनमें से किसी एक बादल का केंद्र 10 मिलियन डिग्री केल्विन तक पहुंचा, तो यह अचानक प्रज्वलित हो गया और जिससे न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। हाइड्रोजन और परमाणु ने मिलकर हीलियम का निर्माण किया, जिससे अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा निकली और हमारे ब्रह्मांड में पहला स्टार पैदा हुआ। लेकिन यही एकमात्र स्टार नहीं था। इन ब्रह्मांडीय बादलों के भीतर अब अरबों तारे बने और ये सिर्फ लाइट बॉल्स नहीं है, ये हमारे ब्रह्मांड को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। और ये सभी तारे एक जैसे नहीं हैं। जैसे ही ये पैदा होंगे वे अलग अलग आकार के हो जाएंगे। कुछ बहुत बड़े नीले रंग के हैं तो कुछ छोटे लाल रंग के हैं। और यहाँ तारों का केवल आकार ही अलग नहीं है, बल्कि इनका जीवन काल भी अलग है। कुछ लाखों वर्षों तक जीवित रहते हैं तो कुछ खरबों वर्षों तक जीवित रहते हैं। और जैसे जैसे हम इन तारों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ आकर्षक घटित हो रहा है। इन तारों को केवल अंतरिक्ष में ठिठुरना पसंद नहीं है, ये एक ग्रुप बनाना चाहते हैं। और ऐसा ही होता है जब ये तारे गैस, डार्क मैटर और धूल जैसे अन्य कणों के साथ मिलकर ग्रेविटी फोर्स के साथ एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो वे आकाश गंगाओं का निर्माण करते हैं। मिल्की वे और एंड्रोमेडा जैसी आकाश गंगाओं का निर्माण इसी प्रकार हुआ था। सैकड़ों लाखों वर्षों तक ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहा और अधिक आकाश गंगाएं बनी और वे आकर्षक तरीकों से विकसित होने लगी। जैसे ही आकाश गंगाएं एक दूसरे की तरफ खिंचती हैं, ये आकाश गंगाएं ग्रुप्स का निर्माण करती हैं। यह इस समय की सबसे बड़ी गुरुत्वाकर्षण संरचना है। अब ब्रह्मांड की शुरुआत में वे तारे खत्म होने लगे और वे सुपरनोवा में विस्फोट होने लगे। और ये सुपरनोवा ब्रह्मांड को जरूरी एलिमेंट देने के लिए आवश्यक बलिदान है, जो बाद में ग्रहों और जीवन का निर्माण करेंगे। आवश्यक एलिमेंट्स की बात करते हुए मुझे डार्क मैटर के बारे में भी बताना चाहिए। यह एक रहस्य पदार्थ है जो किसी भी प्रकाश को ऑब्जर्व या एमिट नहीं करता है और ब्रह्मांड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भले ही हम डार्क मैटर को नहीं देख सकते, लेकिन हम जानते हैं कि इसमें एक मजबूत खिंचाव है जिसने अब तक हर चीज़ को आकार देने में मदद की है। डार्क मैटर एक हिडन फ्रेमवर्क की तरह है जिसने हमारी आकाश गंगाओं, समूहों और ब्रह्मांड के अन्य एलिमेंट्स को बनाने में मदद की है। वेल, अब तक काफ़ी चीज़ों के बारे में हम जान गए हैं, चलिए थोड़ा और जानते हैं। कई छोटे आकाश गंगाओं के साथ आने के बाद आकाश गंगा का निर्माण हुआ। आकाश गंगा एंड्रोमेडा का निर्माण भी इसी तरह से हुआ और इसी तरह अन्य आकाश गंगाओं में भी सौरमंडल बनने लगे। गैस और धूल के विशाल बादल अपने खुद के गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह जाते हैं, एक साथ जुड़ते हैं और प्रारंभिक ग्रहों और सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और यहीं से ये और अधिक इंटरेस्टिंग हो जाता है। वेल, हम कुछ अरब वर्षों से दूर हैं और इसी दौरान ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहा और अधिक सौरमंडल और आकाश गंगाएं बनी और तारे भी बने। तारों की बात करें तो पूरे अंतरिक्ष में सबसे महत्वपूर्ण तारे का जन्म सूर्य के रूप में हुआ था। हमारे सूर्य के जन्म के गैस और धूल चारों ओर गिर जाती है। समय के साथ ये आपस में चिपक जाते हैं और अंततः बड़े और बड़े होते जाते हैं। इस प्रोसेस को प्लेटेनिस्मस कहा जाता है। समय के साथ अनगिनत टकरावों और गुरुत्वाकर्षणों के माध्यम से ये ग्रह बड़े होते जाते हैं। इनमें से एक प्रोटो प्लैनेट भी बन रहा है, वह है हमारी पृथ्वी। इसकी ग्रोथ एक महत्वपूर्ण घटना द्वारा माप है। मंगल के आकार का एक पिंड, जिसे थिया के नाम से जाना जाता है, हमारे ग्रहों से टकराता है, जिससे उसका निर्माण होता है और अब हम उसे चंद्रमा कहते हैं। आकाशीय पिंडों की ऐसे ही टक्करों के अन्य चट्टानी ग्रहों का निर्माण हुआ, जिन्हें आज हम बुध, शुक्र और मंगल के रूप में जानते हैं।
अंतरिक्ष के ठंडे क्षेत्रों में सूर्य से दूर शनि और बृहस्पति जैसे ग्रह भी बन रहे हैं। लेकिन हमारी लेकिन हमारे चट्टानी ग्रहों पर गौर करें तो वे आज की तुलना में काफ़ी अलग दिखते हैं, काफ़ी स्मूथ, जिन्हें बाद में भारी बमबारी के रूप में जाना गया। इन्हीं ब्रह्मांडीय घटना में क्षुद्र ग्रह इन चट्टानी ग्रहों से टकराए और आज वे जिस आकार ले रहे हैं उसमें इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अरबों खरबों वर्षों के बाद फाइनली हम अपने ब्रह्मांड में जीवन को देखना शुरू करते हैं। बट डोंट गेट टू एक्साइटेड, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसे प्रोकार्योटिस के नाम से जाना जाता है। हालांकि इनमें आज जीवन के लिए कई महत्वपूर्ण सुविधाओं की कमी है, लेकिन फिर भी ये हमारे विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्तमान में आपके शरीर में उनमें से खरबों जीवित हैं। इसके कुछ ही समय बाद पृथ्वी पर ऑक्सीजन दिखाई देने लगा और इसी के साथ मल्टी सेल्स ऑर्गेनिज्म भी दिखाई देने लगे। पृथ्वी की जलवायु आकार लेने लगी और हम ओजोन परत की तुलना पृथ्वी की जलवायु आकार लेने लगी और हम ओजोन परत की शुरुआत देख रहे हैं, जो अंतरिक्ष से हार्मफुल रेडिएशन से जीवन की रक्षा करती है। अगले कुछ अरब वर्ष बीत गए और इन वर्षों में बहुत कुछ घटित हुआ। वो जो जीव सूक्ष्म थे अब वो विकसित होकर क्रिएचर बन गए। इस दौरान और भी बदलाव होते हैं, जैसे पौधे विकसित हो रहे हैं, महाद्वीप घूम रहे हैं। यह पेंजिया में रेप्टाइल्स का युग है, लेकिन इसकी अपनी कमियां भी थी। एक सामूहिक विलुप्ति की घटना घटित होती है और बड़ी संख्या में वे प्रजातियां नष्ट हो जाती है। अब डायनासोर और मैमल्स के आने का समय था और जैसे जैसे यह युग समाप्त होता है पेंजिया विखंडित होने लगता है और अब हम यहाँ हैं। इन लाखों वर्षों में जो बीत चुके हैं, मनुष्य आए हैं और विकसित हुए हैं। आधुनिक सभ्यता का जन्म हुआ और अब हम फिर से आगे बढ़ना चाह रहे हैं। कौन जानता है कि आगे क्या होगा? अंतरिक्ष यात्रा, जलवायु परिवर्तन, भविष्य की तकनीक। मुझे लगता है हम भविष्य में 1 अरब वर्ष की यात्रा करेंगे तो हमें इन सब का पता चल जाएगा।